चलिए तो शांति रहिए, ध्यान दीजिए इधर क्लास पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को शुरू किए थे, जिसका नाम है भू संसाधन एवं कृषि, जिसमें हम लोग भूमि के बारे में पढ़े थे, भूमि किसे कहते पढ़े थे, कौन सा बंजर भूमि होता है, कौन सा का होता है, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ लिए थे। जो भूमि का वर्गीकरण है उन सारी चीजों को हम लोग पढ़े थे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में भूमि उपयोग में परिवर्तन। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद जो भी तुमको दिक्कत हो रही है सिंपली एकदम बोलो कि हमको यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, ताकि हम उसको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करें। अब देखो, भारत में भू उपयोग का परिवर्तन, सिंपल तुम सोचो, अभी तुनी की उम्र 15-16 साल तो होगा कम से कम, न तो 17-18 के आसपास में होगी। 5 साल से मेमोरी काम करने लगता है। तुम जब 10 साल के थी, 6-7 में थी, 5 में थी तब, और आज में तुम थोड़ा सा अपने गांव इलाके में घूम कर देखो, पहले जितना भूमि का उपयोग होता था क्या उतना ही आज हो रहा है? जिस चीज में होता था उतना ही हो रहा है? आज वो बदला है कि नहीं बदला है? बदल गया है। इस सब के बदलने में एक ही कारण होगा, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मतलब समझते हैं, जहां पैसा कमाने वाला काम किया जाता है वहां होता है आर्थिक क्रिया। आप देख रहे होंगे कि जिस खेत में पहले खेती होती थी आज उसमें घर बन गया होगा, उसमें आपको सड़क बन गया होगा, या और भी कई सारे फैक्ट्री लग गए होंगे, और वो चीजें आज क्या हो गई है, बदल गई है। तो जब समय बीतते जाता है तो हमारी आवश्यकताएं बदलती है, और हमारी आवश्यकताओं के साथ हमारी आर्थिक क्रियाएं भी बदलती है, और जब आर्थिक क्रियाएं बदलती है तो भूमि उपयोग में भी परिवर्तन आता है। इस बात में किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है मियाँ? यहाँ पे ऐसा बानर है, न तो हाँ बोलत न तो ना बोलत, अगला आदमी आगे ना बढ़ेगा जी। अब बोलेगी तो ना कि कहाँ समझ में ना आ रहा है, क्या समझ में ना आया? अगल बगल कहीं रोड घर है? अच्छा चल, कराई स्कूल जाती है लोग, स्कूल के बगल में एगो ईंटा के फैक्ट्री है, यहाँ से समझो, है ना फैक्ट्री? क्या आज से 5 साल पहले 10 साल पहले वो फैक्ट्री था? उस जब वो फैक्ट्री नहीं था तब उस भूमि पर क्या होता था? जंगल था या खेती? अब दोनों में से जो समझो, खेती होता था, जंगल नहीं था इसे, ठीक ना, में खेती होता था, खेती होता था। आज उनमें क्या हो रहा है? फैक्ट्री लग गया ईंटा के, क्या बन रहा है? तो भूमि के उपयोग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? जिस भूमि का उपयोग पहले खेती में होता था आज उसका उपयोग किस चीज में हो रहा है? उद्योग में हो रहा है। एक फैक्ट्री लगा हुआ है छोटा सा। एक और एग्जांपल समझो, आज से 10 साल पहले बीटा टू सरमेरा रोड था, तब उस भूमि पे क्या होता था? आज उस पे क्या बन गया है? परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? और अभी हम लोगों को वही पढ़ना है, भूमि उपयोग में परिवर्तन। अब परिवर्तन कब होता है? जब हम कोई दूसरा काम करने लगते हैं परिवर्तित हो जाता है। अभी यहाँ जिस कोचिंग में है, ये बिल्डिंग बनने से पहले यहाँ क्या हो रहा था? खेती में इस भूमि का उपयोग हो रहा था। आज किस चीज में हो रहा है? आज शिक्षा में उपयोग हो रहा है। इस पे बिल्डिंग बना के हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो रो कह रही है? तो भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? वही चीज को यहाँ पढ़ना है। देखो कि किसी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं में जब बदलाव होता है तो उसका प्रभाव भूमि पर भी पड़ता है। मकान मालिक को लगा कि इस खेत में खेती करने से उतना इनकम हमको नहीं हो रहा है, हम अगर यहाँ पे बिल्डिंग बना दें तो हमको जो किराया आएगा उससे हमको ज्यादा इनकम होगा, ये उनके दिमाग में आया था। और वो अपना क्या कर दिए? आर्थिक क्रिया में परिवर्तन कर दिए। जो पैसा वो खेती करके कमाते थे वो किससे कमा रहे? अब किराया से। तो जैसे ही वो अपने आर्थिक क्रिया में बदलाव किए, जो भूमि का उपयोग था वो बदला कि नहीं बदला? खेती के जगह बिल्डिंग बना कि नहीं बना? पर इसमें कोई दिक्कत है? इस समझने में कोई दिक्कत है? इहो में दिक्कत है? आए तो तू बैठ, सुध जो तू। अब कुछ बोलबे ना करेगा तो आदमी कौन इलाज कर सकता है? डॉक्टरों भी जो खाली ऐसे चुपचाप ऐसे बैठ जो आ कह के हम बीमार है ऐसे कहले रह चुपचाप। हाँ, डॉक्टर देख के तो चिन्हत कि तू बीमार है, अब तू बतावी थे है ना, तो डॉक्टर इलाज कर पाएगा? अब हम पूछ रहे हैं कि तोरा का बीमारी है, मैं तो तू
तब ओकर कोई उपाय नहीं, हमारा भी कोई इंजेक्शन नहीं है। आज देखो यहाँ पे, तो जब आर्थिक क्रिया में परिवर्तन होता है तब भूमि उपयोग में भी परिवर्तन हो जाता है। हम अपने काम में जब भूमि को बदलाव करते हैं तो उसका उपयोग में भी बदलाव होता है। सोचते कि हम किसी और तरीके से अपनी इनकम को बढ़ा लें, तो कहीं तो भूमि पर कोई काम करेगा। हमारा भी अभी मान लो कि एक जमीन है रोड के किनारे, हम उस पर खेती कर रहे हैं और उसमें हमको कोई खास इनकम नहीं हो रहा है, सोच रहे हैं कि यहाँ पे वो होटल खोल दे एकदम बढ़िया, तो ज्यादा इनकम होगा। तो आर्थिक क्रिया में अपन परिवर्तन किए कि नहीं, खेती की जगह क्या अपना लिए, होटल वाला। जैसी होटल अपनाए तो जिस भूमि को हम खेती में उपयोग कर रहे थे अब किस चीज में करने लगे, होटल में करने, चेंज हो गया। तो वही यहाँ बताया गया कि जब हम आर्थिक क्रिया में परिवर्तन करते हैं तो भूमि उपयोग में भी परिवर्तन होता है। और इसको परिवर्तित करने वाले 3 चीज हैं। पहला है अर्थव्यवस्था के आकार। देखो दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो आवश्यकता भी बढ़ रहा है, ठीक। और हर कोई अपने इनकम को बढ़ाने में लगा हुआ है कि मेरा इनकम बढ़ना चाहिए। और इनकम बढ़ाना है तो आप एक खेती गृहस्थी से इनकम नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको इनकम बढ़ाना है तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से ही आप बढ़ा सकते हैं। तो जहां पे आप खेती कर रहे थे वहां पे आप क्या करिएगा, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र वाला काम करने लगेगा। हॉस्पिटल खोलिए, स्कूल खोलिए, होटल खोलिए, फैक्ट्री लगाइए, ये सब काम करिएगा। और जैसे ही ये चीज बदलेगा तो क्या होगा, भूमि के उपयोग में परिवर्तन होगा। जो इस भूमि पर पहले खेती होता था आज वहां पे फैक्ट्री लग जाएगा, रेलवे बन जाएगा, हवाई अड्डा बन जाएगा, स्कूल बन जाएगा, कॉलेज बन जाएगा और उस भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद है तुमको अर्थव्यवस्था की संरचना। देखो अर्थव्यवस्था की संरचना तुम लोगों को 10th में ही पढ़ना था कि 3 गो होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। और 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे ज्यादा इनकम आज के टाइम में कहां से होता है, सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र से होता है। तो हर कोई कहां जाना चाहेगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के में इनकम अब उतना रह नहीं गया है। तो जिस भूमि का उपयोग हम लोग पहले प्राथमिक क्षेत्र में कर रहे थे अब उसको हम कहां करने लगेंगे, तृतीयक क्षेत्र में। तो वही यहाँ बताया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र के तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकम ज्यादा है। और इस वजह से जो कृषि योग्य भूमि थे उस पर अब कैसा काम हो रहा है, गैर कृषि, जहां पे खेती होता था वहां पे बिल्डिंग बन जा रहा है, तो गैर कृषि में चला गया। चाहते तो इसमें हम खेती कर सकते थे लेकिन अब कर रहे हैं, बिल्डिंग बना दे रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि प्राथमिक क्षेत्र में उतना खास इनकम रहा नहीं, द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में ज्यादा है, इसकी वृद्धि हो रही है। और इस वजह से खेती होने वाले भी जमीन को हम किस चीज में उपयोग कर ले रहे हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं। इसके वजह से भी परिवर्तन हुआ है। तीसरा है ये, समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होते जाता है। देखो पहले हमनी के इनकम जितना सरकार कमाती थी उनमें 65% कहां से आता था, कृषि से। सब 10th में पढ़ना है तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में पहले चैप्टर में, कि पहले सरकार अगर मान लो एक साल में 100 रुपया कमाती थी टैक्स के रूप में तो 65 रुपया उसको कहां से आता था। आज ये कहां चला गया है, 18 पर। आज 18 रुपया ही कमाता है, अब 52 रुपया की इनकम उसको कहां से हो रहा है, सेवा क्षेत्र से। तो बताओ सरकार कहां ध्यान देगा, तब भूमि के उपयोग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो इसके वजह से भी भूमि के परिवर्तन हुआ है। तो ये 3 वो कारक है जिसके वजह से भूमि उपयोग में परिवर्तन होते हैं। और तीनों में कॉमन चीज है आर्थिक क्रिया। समय के साथ हमारी आवश्यकताएं बदलते जाती है और उसके अनुसार हम भूमि के उपयोग में भी बदलाव कर देते हैं। अब यहां पे खत्म करो, अब यहां समझो, जितना भी हमारे पास संपत्ति है भूमि वगैरह जो भी, वो 2 तरह के होगा। एक वो होगा किसी का प्राइवेट और एक होगा वो सबका सार्वजनिक सरकारी, 2 तरह के होगा। अभी यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है तुमने के। हम भूमि को पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हमने भूमि को पढ़ा, अलग अलग वर्ग में बांटे कि कौन बंजर भूमि है, कौन कृषि योग्य भूमि है, कौन शुद्ध बोई गई है, ठीक, उस आधार पे पढ़े। अभी हम यहाँ किस आधार पे पढ़ रहे हैं, मालिकाना के आधार पर, कि भूमि के मालिक कई प्रकार के होता है। तब भूमि के मालिक होगा तुमको 2 प्रकार के, या तो सरकारी या तो प्राइवेट। या तो कोई खास व्यक्ति का भूमि होगा या तो वो सभी का भूमि होगा। कोई भी तुम भूमि उठा करके देख लो,
या कोई भी चीज तुम उठा के देख लो, या तो किसी खास का है या तो सबका है। जैसे अब यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किसी का खास निजी संपत्ति है, लेकिन बगल में पंचायत भवन है, सबका है। तो यहाँ पे कोई भी चीज, रोड है, सबका है, लेकिन यहीं पे ये जो है ये क्या चीज है, आपका है, मतलब मेरा है, आपका नहीं, मेरा है। तो जो संपत्ति होता है वो दो प्रकार के होता है, एक सबका और एक किसी खास का। तो भूमि भी दो प्रकार के होगा, एक होगा किसी खास व्यक्ति का और एक होगा सबका। उसी को यहाँ पे बताया गया है कि भूमि को हम लोग स्वामित्व के आधार पर कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। पहला एक ऐसा भूमि जो किसी खास व्यक्ति, परिवार या संगठन का निजी संपत्ति होता है, कोई खास व्यक्ति, परिवार या समूह उसका मालिक होता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग करता है, उसको जो मन करेगा उसमें वो करेगा। और एक होता है तुमको सार्वजनिक साझा भू संपत्ति, जो सबका होता है, यह सार्वजनिक होता है और इसमें मुख्य रूप से मालिक कौन होगा, या तो पंचायत होगा या तो सरकार होगा, इसलिए इसको हम सरकारी या पंचायती भूमि भी कहते हैं और इसका उपयोग सबके लिए किया जाता है। जैसे मान लो तुमको पंचायत भवन है, तो ऐसे यहाँ पे वो नहीं है, भूमि में वो नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए समझो, पंचायत भवन सबका है, मंदिर सबका है, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल सबका है, एंजल कोचिंग निजी में है। तो संपत्ति दो प्रकार के, तो इसी यहाँ देखो बताया गया है। जैसे कि देखो पशुओं के लिए जो चरागाह होता है, चरागाह पूरा घास के मैदान, क्या वो निजी संपत्ति है या सार्वजनिक है? पिछले क्लास में बताए हैं कि हमेशा सरकारी रहता है चरागाह भूमि, तो सबके लिए है। घरेलू उपयोग के लिए जो हम वन से लकड़ी लाते हैं ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए, चाहे वन से हम लोग फल लाते हैं, औषधि लाते हैं, जो भी चीज लाते हैं, क्या हम खास लाते हैं? क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि वन हमारा नहीं है, वन सार्वजनिक संपत्ति है, वो सरकारी होती है, उसमें सबका समान अधिकार होता है, तो हर कोई यूज करता है। और किसी का बगीचा है, वो कौन में आ जाएगा? क्या जाकर के हम ले सकते हैं अपने मन से? तो जब सब कुछ के जवाब दे रहा है सो, तो कैसे करा कि समझ में ना रहा है? समझ में ना आने का मतलब होता है हम सवाल पूछे तू जवाब नहीं दे पाया तो समझ में नहीं है, अगर जवाब दे रहा है तो समझ में आ रहा है, समझ गया? इसलिए हम सवाल बनाते रहते हैं। अब देखो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। भले आज देश के इनकम में कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है, लेकिन आज भी हमारे जीवन का आधार क्या है? कृषि है। हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति ज्यादातर कहां से होती है? आज भी हमने के देश के लगभग 60-65% जनसंख्या किस पे है निर्भर? किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। तो कृषि का हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व है। जीडीपी में कम है, यानी सरकार की इनकम में इसका योगदान कम है, लेकिन हमको अपने जीवन चलाने में इसका बहुत बढ़िया भूमिका अभी भी है, ठीक ना? अब वो खत्म हुआ, अब यहां से तुनी के पकड़ में आएगा। अगर 10th वाला याद होता, ये सब 10th में पढ़ना था। गहन कृषि, अब जो पहले से 10th में पढ़े हुए आराम से बताएगा कि जब एक ही खेत पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल की खेती की जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। जैसे ही हमारा 1 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा ने 1 बीघा मान ले, ठीक? अब इसमें हम क्या कर दिए, जून जुलाई में हम यहाँ रोप दिए क्या चीज? धान, ठीक? सितंबर अक्टूबर में कट गया और अक्टूबर नवंबर में यहाँ हम क्या रोप दिए? गेहूं। कट गया मार्च अप्रैल में, अब फिर अप्रैल में हम रोप दिए खीरा, ककड़ी या सब्जी, ठीक? तो एक ही साल में 12 महीने के अंदर में इसमें हम कै खेती किए? 3 खेती किए। इसी को क्या कहा जाता है? गहन कृषि। और अगर सवाल पूछ देवे कि गहन कृषि किसे कहते हैं, तब बस यही सवाल के जवाब देना है तुमको कि एक वर्ष में किसी एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? अब किताब में के परिभाषा के गोली मारो, यहाँ जो दिख रहा है उसको, ठीक? और सुनो, अगर तुम लोगों को दिक्कत है
ऐसे तो हम नोट्स बनाएंगे तो सब बना के देंगे, लेकिन फिर भी तुमको पहले से चाहिए कि नोट्स मिलने से पहले हमको मिल जाए, तो उसका दो तरीका है। या तो आप लोग यूट्यूब पर डाला हुआ रहता है, वहां से देख लीजिए या लिख लीजिए कॉपी पर, या आप क्या करिए ग्रुप में जुड़ जाइए, हम पीडीएफ भेज देंगे, आप पीडीएफ में से लिख लीजिए, नहीं तो नोट्स मिलने तक इंतजार करिए। आए तोरे जोड़ दू के, तू ना जुटवे तो नंबर जोड़े पड़ तो। हाँ 12th आर्ट्स क्लास के अलग ग्रुप रहेगा, उसी में आप लोगों को सारा मैसेज जाएगा, लेकिन इनमें से बहुत सारे के पास फोने नहीं है, तो 4 गो लगी का हम ग्रुप बनाए। अपना गार्जियन का कोई का फोन नंबर दे करके ऐड करा लीजिए, ताकि कोई भी बात हो तो आपको मैसेज कर दिया जाए। और 2-4 महीना और है, उसके बाद आप लोगों को एक स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। टेलीग्राम पर एग्जाम पर डे शुरू, शाम को आप लोग ऑब्जेक्टिव टिक करते रहिएगा, 50 को पर डे। जैसे जैसे एग्जाम फ्री आएगा उसकी संख्या हम बढ़ा देंगे। अब देखो उसके बाद आएगा एक तुमको कौन सा, अच्छा गहन कृषि समझ में आ गया जी। गहन कृषि में कोई दिक्कत है? एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक बार खेती करने की पद्धति को गहन कृषि कहते हैं। अब एक फसल उत्पादकता, इसका परिभाषा क्या है? किसी जमीन पर एक वर्ष में कुल उत्पादन मूल्य और उस भूभाग के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? फसल उत्पादकता। ये सूत्र है, अगर पूछे कहा परिभाषा तो इतना लिखना है। अब इसको समझना है तुमको, ये क्या होता है तो समझो बढ़िया से। देखो मान लो तुम्हारे पास 2 बीघा जमीन है, ठीक 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन में तुमको खेती की कच्ची खेती करेगी, बोल चलिए कही कि हम मक्का के खेती करेंगे, तो तू 2 बीघा में, अब इसको समझो फसल उत्पादकता का होता है, तुम 2 बीघे में मक्के के खेती की, तब मकई तो हुआ होगा तुम्हारा, तब मान लो कि 2 बीघा में तुमको कितना मकई हुआ? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी होता है जी। हाँ 1 क्विंटल में इतना होता है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे बढ़िया से, मक्का के खेती की कोई दिक्कत यहाँ पर? हमको लग रहा है कहीं हम मैथ ना करवा दी है तूने। अब इस फार्मूला पे इसको बैठाओ, फार्मूला पर क्या बैठाना है? तुम्हारा कुल उत्पादन कितना हुआ है? 1 क्विंटल हुआ है, 1 क्विंटल हुआ है ना जी। उसके बाद भूमि आपके पास कितना है? 2 बीघा आपके पास भूमि है। यहां तक में कोई डाउट है? इस फार्मूला पे हम चल रहे हैं, कैसे हम फसल उत्पादकता निकालते हैं। तो तुम्हारे पास 2 बीघा जमीन था, नीचे क्षेत्रफल लिख दे भूमि के, जितना उत्पादन हुआ हम यहाँ लिख दे 1 कुंटल। अब एक काम करो, इसको बदल दो तुम कौची में? केजी में। इसको बदल दो तुम कौची में? कट्ठा में। तब बताओ ये कितना केजी हो जाएगा? तो ये हो गया तुमको 100 केजी, ठीक कोई दिक्कत ना। आई हो गया तुमको 40 कट्ठा, तो गुना, रुको ना, तो 40 कट्ठा के गुना भागा में हो जाएगा तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक प्रॉब्लम होगा कि सीधे सीधे ही कटेगा नहीं ना, कट जाएगा ना, कटेगा पॉइंट में कटेगा, पॉइंट में कट के आएगा तुमको पता है कितना? 2.5 केजी। तो काट के देख ले, ये मैथ समझ में आ रहा है कि अमाउंट को चेंज कर दें? अमाउंट चेंज करके बता दे, समझ में आया? इतना मैथ समझ में आया? मैं यही आए नहीं समझ में आया, हमको लग रहा है कि बट्टा फट्टा में नया अमाउंट को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, देखो बढ़ा के क्या कर देते हैं, तब बढ़िया समझेंगे। आए चलो हम 1 टन कर देते हैं। अब कोई दिक्कत है? 2 बीघा में हमको कितना उत्पादन हुआ? 1 टन। जमीन मेरे पास कितना था? 2 बीघा जमीन है, 1 टन के उत्पादन हुआ। अब इसको बदलो, तो 1 टन में होता है तुमको 1000 किलोग्राम, ठीक। और ये हो गया तुम्हारे पास 20 कट्ठा जमीन। यहां तक में कोई दिक्कत है? फसल उत्पादकता निकाल रहे हैं, परिभाषा का है किसी जमीन पर एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है उसके मूल्य को
उसके भूभाग से जब क्षेत्र हम भाग देते हैं तो जो भागफल आता है उसी को हम क्या कहते हैं, फसल उत्पादकता। तो उसी को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। चलिए ऊपर आइए, देखिए तो हमारे पास भूमि कितना है, 2 बीघा। उत्पादन कितना किए, कौची उत्पादन किए हैं, मक्का के उत्पादन किए। अब इसका निकालते हैं। अब इसको काटा काटी करो। देखो हम यहाँ पे 40 के जगह 20 लिख दिए थे। अब काटेंगे तो 1 0 से 1 0, यहाँ 25 चौको, यानी 1 कट्ठा में हमको कितना हुआ, 25 किलोग्राम हुआ। कौची, मक्का। यही है फसल उत्पादकता। प्रति कट्ठा जितना आपका फसल उगता है ना, उसी को क्या कहते हैं, फसल उत्पादकता। या परिभाषा के अनुसार चलो तो अब बताओ, ये 25 किलोग्राम मक्का हुआ, मार्केट में मक्का के दाम कितना होगा, अनुमान लगा कितना होगा, कितना होगा, 50 रुपये किलो, 120 रुपये। चलिए तो 120 रुपये किलो है। अब 120 को गुना कर दीजिए किससे, 25 से, और जो आपका पैसा आएगा वही हो जाएगा आपका असल में फसल उत्पादकता। क्लियर हुआ जी, ए लड़के क्लियर हुआ। ये गांव घर में ही होता है हमेशा। हमने के पापा बोल देंगे इस साल तो कट्ठे मन भी न गले, कट्ठे मन भी न गली मतलब फसल उत्पादकता इस बार का रहा, कम रहा। कट्ठे मन के मतलब कि 1 कट्ठा में 40 किलो होना चाहिए था, तब बढ़िया रहता। वही अगर 50 किलो 100 किलो होता है तो माना जाता है कि फसल अच्छा हुआ। तो यही है फॉर्मूला से तुमको बस यही याद रखना है कि किसी जमीन पर 1 साल में जितना भी उत्पादन होता है उसको उस जमीन से भागफल, हमें गलती बोल, चुप, हमारे से गलती बुलवा देगा तूने, शांति रह, फिर निरसर बन जाएंगे हम। किसी जमीन पर 1 वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ है उस उत्पादन में उस भूमि के क्षेत्रफल से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को क्या कहते हैं, उत्पादकता। जैसे कि मेरा यहाँ 2 बीघा जमीन था, 20 कट्ठा, 20 कट्ठा जमीन पर हमको 1000 किलोग्राम मक्का हुआ। इसको भागफल करके हमको कितना आया, 25। यही मेरा क्या है, फसल उत्पादकता है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। चलिए आगे आइए, कहला एक्स्ट्रा में वो आगे ले है। अब है आप लोगों को कृषि गहनता। कृषि गहनता उससे भी इजी है फसल उत्पादकता जैसा ये भी है। देखो इसको समझने के लिए सिंपली समझो कि अभी हम कितना जमीन लिए थे, 2 बीघा, ठीक। अब बताओ यहाँ पे ये 2 बीघा मेरा जमीन है ना ये वाला जी, आए थोड़ा देर पहले बताए थे कि हम इसमें 4 महीने काची की खेती की है, फिर 4 महीने और फिर 4 महीने सब्जी, ठीक। 1 साल में कै गो खेती कर दिए, 3 गो। तो मेरे पास जमीन कितना था और खेती के बीघा पर हम कर दिए, टोटल खेती के बीघा पर मेरा हो गया 1 साल में, थोड़ा दिमाग लगाओ, कितना पर हुआ, 6 बीघा ना। 2 बीघा पर धान के खेती, फिर 2 बीघा पर वह पर कौची कर दिए, आप फिर कौची कर दिए। तब हमारे पास जमीन था 2 ही बीघा, लेकिन खेती उस पर कितने बीघा के बराबर किए, 6 बीघा के बराबर। और इसी को हम क्या कहते हैं, कृषि गहनता कहते हैं। समझ गई। हाँ बस देखो यहाँ पे कि कृषि क्षेत्र के वर्तमान बोए गए क्षेत्र पर कुल कृषि योग्य क्षेत्र के क्षेत्रफलों से अनुपात के कृषि गहनता कहते हैं। कि हमारे पूरा देखो यहाँ पे पूरा हमारा भूमि कितना था, 2 बीघा। खेती 1 साल में कई बार कर दिए, 3 बार खेती 3 बार किए। तो 3 बार किए तो हो गया 3 दूनी 6 बीघा। तो 6 बीघा को यहाँ से काट दो तो कितना आया, 3। यानी इतना हम ज्यादा खेती कर लिए। जहां हम 100 खेती कर रहे थे वहां मेरा खेती कितना हो गया, 300। जहां हम 2 बीघे पे खेती कर रहे थे हम कितना कर लिए। अब ये खेती करने के लिए तुम्हारे पास सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास वैज्ञानिक तरीके से खेती करना के हर उपकरण होना चाहिए, कीटनाशक दवा होना चाहिए, उत्तम बीज होना चाहिए। अगर बढ़िया से ये सारी चीजों की उपलब्धता हो तभी आप 1 साल में एक खेत में 2-3 बार खेती कर सकते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं,
कृषि गहनता। कृषि गहनता में सबसे आगे हमने के देश में राज्य है पंजाब, ये सबसे ज्यादा करता है। ऐसे हम लोग भी करते हैं, हम लोग कम से कम 2 बार फसल उगाते हैं। उसी भूमि पर पहले धान था, आज उस पे क्या लगा हुआ है, गेहूं। तो हमारा पास 2 बीघा जमीन था, खेती उसमें हम कितने बीघा के बराबर कर दिए, 4 बीघा के बराबर। मेरा वो क्या हो गया, कृषि गहनता हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? अब है सबसे इजी चीज, भारत में फसल ऋतु बताओ कई गो है? भारत में फसल ऋतु को कितने भाग में बांटते हैं? कौन कौन? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। ठीक, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल समझो, क्लास तुम्हारा हो जाएगा खत्म। देखो, खरीफ फसल जिसे हम जून जुलाई में रोपते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं, सब ऑब्जेक्टिव लिखवा दिए हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल। और ये हमेशा कहाँ खेती किया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, गर्मी वाले क्षेत्र में। खरीफ फसल में आता कौन कौन है, जैसे धान, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, ये सब किस में आता है, ये सब आ गया तुमको खरीफ फसल में। अब सवाल देखो क्या बनेगा। पहला सवाल तो तुमको बनेगा कि खरीफ फसल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इतना लिखो, 2 नंबर मिलेगा। अगर एग्जामिनर के मूड खुश रहा, एकदम मूड से मस्त है, बढ़िया मूड में है, तो लिख देगा कि 2 खरीफ फसलों के नाम लिखे, माने खाली 2 गो उदाहरण डाल दो, काम हो गया, 2 नंबर मिल गया। उसके बाद भी अगर उसको और मूड बढ़िया रहा तो दे देगा इनमें से कौन खरीफ फसल है, इनमें से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, छांटते रहो। ठीक, बाकी इनमें से 3 गो दे देगा, एक इनमें से दे देगा, आप छांटते रहिए। ठीक, अब आइए रबी फसल पर। तो रबी फसल कौन होता है, जिसे हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, रोपते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, वो क्या चीज है, रबी फसल। ठीक, और इसको हमेशा कब रोपा जाता है, जब ठंडा गर्म बीच में रहता है ना, ठंडा वाला मौसम आते रहता है, उस टाइम पे हम रोपते हैं। इसको हम शीतोष्ण फसल कहते हैं। इसमें तुमको गेहूं, चना, सरसों, जौ, मटर ये सब आ जाता है। फिर है तुमको जायद फसल, इसको हम मार्च अप्रैल में रोपते हैं और जून जुलाई में काट लेते हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जी, फल, इस टाइम के जो होता है वो सब जायद फसल में आएगा। अब ये हमारे लिए एक बोनस पॉइंट है याद करने में, क्या कि हम सभी के सभी ग्रामीण क्षेत्र में हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि से जुड़े हुए हैं। आपको क्या याद रखना है, देखो क्या याद रखना है, तुम सोचो धान कब, पहले ये याद रख लो धान आता कौन में है, बस इतने करना है। धान खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल है, खीरा जायद फसल है। ये 3 बात तुम पहले याद कर लो, इसी को एकदम याद कर लेना है। धान क्या चीज है, मारे में एक झापड़ मर जाएगा। धान क्या है, खरीफ। गेहूं क्या है, खीरा क्या है, क्लियर। अब क्या करना है, गांव की हो, किसान के बेटी है, सोचो पापा धान कौन घड़ी रोपते हैं, तो हो सकता है 1 आध महीना आगे पीछे, कोई जून जुलाई बोले, कोई जुलाई अगस्त, लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई अगस्त में भी खेती होता है, जून जुलाई में भी होता है। तो कोई बोलेगा कि जून जुलाई, कोई बोलेगा जुलाई अगस्त। कटता कब है, तो वो घड़ी दशहरा आयल रहा है, तो दशहरा कौन महीना में रहा है, सब हो रहा है, हर रोज हमारे साथ घट रहा है, अक्टूबर में होता है। तो अक्टूबर नवंबर या सितंबर अक्टूबर, 1 आधे महीना आगे पीछे होगा। ठीक, अब परिभाषा आराम से बना लेंगे कि जिस फसल को जून जुलाई में, या किसी को बोलना है जुलाई अगस्त, जिस फसल को जुलाई अगस्त में रोपा जाए, अक्टूबर नवंबर में काटा जाए, उसी को हम कहते हैं खरीफ फसल। धान तो तुमको याद है ये उदाहरण में। अब थोड़ा सा दिमाग पर और जोर डाल के देख लो कि धानवा के टाइम पर और काका रोपल रहता है, 1 2 आप उदाहरण दे दीजिए, काम हो जाएगा। फिर आइए गेहूं, तो याद आया कि धानवा कटा है, अलग ले गेहूं रोपा जाता है। तो कब, अक्टूबर नवंबर में जिसको रोपा जाए, कटा ही कौन घड़ी, रामनवमी मेला घड़ी, छठी मैया चैत के मनाथिन, तब कौन टाइम चल रहा है, मार्च अप्रैल। सीधे याद आएगा कि होली घड़ी बूट के भबड़ा बना है, वो घड़ी ले तैयार हो रहा है, हो रहा लगित रहा है, तो मार्च अप्रैल ऐसे याद आ जाएगा तुमको। तो जिसको अक्टूबर नवंबर में रोपा जाए और मार्च अप्रैल में काटा जाए, वही क्या है, रबी फसल। गेहूं पता है, गेहूं जोड़े और जो रोपाता है उसका नाम लिख दो, उदाहरण हो गया। और उसके बाद याद करो खीरा।
तो खीरा कब खाही बाबून, तो उहे जब लुक बहित रहा है ना ओहे घरे त बस वहीं से फिर तो पता रहेगा कि लगातार महीना भर बचल के, तो जिसको मार्च अप्रैल में रोपा जाए और जून जुलाई में काट लिया जाए वो है मेरा जायद फसल। खीरा ककड़ी तरबूजा सब एक के सीजन के है, डाल दीजिए। इसको समझने में कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे तुमको वो सब पिक्चर दे दिया गया है, किताब में के है, एनसीईआरटी बुक में से। हाँ एनसीईआर भारती भवन किसी के पास बुक है तो उसमें भी ये होगा। देखो इसमें बता दिया गया है, आप डायग्राम से याद रख सकते हैं। खरीफ फसल कब रोपा जाता है? जून से सितंबर के बीच। कटता कब है? तो गलती कहां पर है पागल कहीं के। अरे तो जून से सितंबर ले ही रहा ना, तो जून से शुरू होगा रोपाना, जून जुलाई, और सितंबर अक्टूबर में ही कटेगा, तब नहीं रोपाएगा। गलती कहां बोल रहे हैं? तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको दिया है कि जून में रोपते हैं, सितंबर में काटते हैं। इसमें आता कौन कौन है? चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, जिसको तुर भी कहते हैं। ठीक, दक्षिणी राज्य में भी यहाँ पे इसकी खेती की जाती है। एक दिया है उत्तर भारत में और एक दिया गया है दक्षिण भारत में। रागी ना जानती है? अरे दाल होता है, रुको ना, उड़द को शायद ये बोला जाता है, उड़द। हाँ उड़द होता है ना, उसी को रागी बोला जाता है। फिर देखो रबी फसल कब रोपा गया? अक्टूबर में रोपा, मार्च में कटा। इसमें गेहूं, चना, तोरी, सरसों, जौ सब आ जाता है। अब देखो ये कहाँ के देवल है? हमारे तरफ। जब हमारे तरफ गेहूं चना के खेती होते रहता है ना, दक्षिण भारत में चना चावल की खेती होता है, क्योंकि वहां के जलवायु के अनुसार वहां पे चावल की खेती हो सकता है। तो वहां पे ये क्या चीज है? रबी फसल है। हमारे यहाँ क्या चीज है? खरीफ फसल। और दक्षिण भारत में जाके कुछ हो जाता है, रबी फसल हो जाता है। लेकिन आपको इसमें नहीं जाना है, आपको बस यही रहना है, ई वाला में नहीं जाइएगा। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आपको बस इतने में घूमना है। हाँ जो दक्षिण भारत के बच्चे हैं उनके वो कहाँ जाना है? उनको उठ के यहाँ आना है, उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, जायद फसल अप्रैल में रोपे, जून में काटे। जो भी वनस्पति, सब्जी, फल या चारा लगे हम लोग ये रोपते हैं, जो हाँ घास, हाँ जिनोड़ा जाओ काका बकी तरह लोग, अब जो भी है, हाँ हथिया घास, तो वह सब किस में आ गया? जायद फसल में। क्लियर? तो इतना ही इसमें फसल में था आपको। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा जो खाने वाला फसल है वो कौन सा हो सकता है? सबसे ज्यादा खाने वाला फसल, तो चावल के खेती किस राज्य में ज्यादा होता है? कितना तापमान होना चाहिए? कितना वर्षा होना चाहिए? कैसी मिट्टी होनी चाहिए? इन सारी चीजों को फिर गेहूं ऐसे करके एक गो प्रमुख फसलों के बारे में हम लोग कल, नहीं तो फिर एग्जाम बाद पढ़ेंगे। मंगलवार से तिमाही एग्जाम होगा यहाँ, तो कल अगर ये पढ़ाए तो इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, अगर इतिहास पढ़ाएं तो ये नहीं पढ़ा पाएंगे। तो जो हम लिख कर लाएंगे उसी को पढ़ेंगे कल। ठीक है? ज्यादा रहेगा कि इसी को हम आगे बढ़ा दें, उसको पेंडिंग में रहने दें। ठीक, आज की क्लास खत्म किया जाए। ठीक है।